नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी में आज आपको बताने जा रहे हैं वायुमंडल में संरचना और उसका संगठन आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल देखिए दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों, चाहो तो आप मेरे जो नोट्स होते हैं उनको आप हाथों हाथ नोट भी कर सकते हैं, और यह काफी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बातें छोटी छोटी होती हैं, हमें आने के बावजूद भी नहीं आती हैं। हमें लगता है कि हमें आती हैं, लेकिन हमें नहीं आती हैं और मौके पे हम उसको नहीं बता पाते। तो हम जानेंगे यहां पे। तो सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर हवा का जो विस्तृत भंडार होता है, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो हवा का विस्तृत भंडार है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। और यह जो वायुमंडल होती है दोस्तों, यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को, तो जो लघु तरंगें होती हैं उनको तो आने देती है, परंतु जो पार्थिव विकिरण होता है, यानी जो पार्थिव तरंगें होती हैं, उनके लिए ये वायुमंडल अवरोध का काम करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? लघु तरंगों को आने देती है, लेकिन जो पार्थिव तरंगें होती हैं, जो पार्थिव विकिरण होती हैं, उनके लिए यह अवरोध का काम करती है। तो इस प्रकार से यह फायदेमंद होती है। तो इस प्रकार यह क्या करती, देखो दोस्तों, ग्लास हाउस की भांति व्यवहार करती है। और ग्लास हाउस की भांति व्यवहार करने से क्या होता है? ये हमारे जो पृथ्वी है उसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक बरकरार रखती है, यानी 15 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखती है, और हमारी पृथ्वी को गर्म रखती है, जिस प्रकार से यहां पे मानव, जीव जंतु सब रह सकें, यानी रहने योग्य बना देती है। तो दोस्तों अब हम यहां पे देखेंगे वायुमंडल का संगठन, यानी वायुमंडल बनता किससे है। तो वायुमंडल के संगठन में हम जाते हैं यहां पे। तो वायुमंडल में सबसे पहले तो दोस्तों उसका संगठन, यानी वायुमंडल बनता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प और धूल के कणों से मिलकर के वायुमंडल की संरचना होती है। अब देखिए वायुमंडल जो है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा दोस्तों 78% होती है, यानी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और नाइट्रोजन को सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता, और नाइट्रोजन को जो लेग्यूमिनस परिवार के, जो लेग्यूमिनस फैमिली के जो पेड़ पौधे होते हैं या जो दलहनी फसलें होती हैं, वो क्या करती हैं? वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में परिवर्तित कर करके उसको जो है पोषण के रूप में प्राप्त करती हैं। लेग्यूमिनस यानी जैसे आप दाल का पौधा होता है, तो दाल के पौधे की जड़ों में गुठली टाइप की संरचनाएं बनी होती हैं, तो वो जो है लेग्यूमिनस ग्रंथियां होती हैं। वो जो है क्या करती हैं? वह नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करती हैं, और वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली उसको नाइट्राइट में या नाइट्रेट में कन्वर्ट करती हैं और उसको पोषण के योग्य बनाती हैं। अगला दोस्तों, नाइट्रोजन के बाद जो मात्रा होती है वायुमंडल में वो है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की मात्रा 21% यानी 21% तक होती है। और ऑक्सीजन हम सभी जानते हैं, ऑक्सीजन प्राणदायिनी गैस है, या हमको ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारे प्राण उड़ जाएंगे, यानी हम मर सकते हैं। यानी ऑक्सीजन हमको प्राण देती है। और ऑक्सीजन हमको मिलती कहां से है दोस्तों? यह प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधों के द्वारा, उससे हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगला दोस्तों, वायुमंडल में अक्रिय गैसों का संगठन भी होता है, यानी अक्रिय गैसें भी वायुमंडल में होती हैं। जैसे ऑर्गन की मात्रा होती है, ये लगभग 1% यानी 0.93% तक होती है। आर्गन के अलावा हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन आदि भी जो अक्रिय गैसें होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं,
वह वायुमंडल में पाई जाती हैं। अगला दोस्तों यहां पर देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो है 0.03%। कितनी है दोस्तों? 0.03%। और यह एक भारी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है। और दोस्तों यहां पे जानिए सौर विकिरण के लिए पारगम्य है, यानी सौर विकिरण को अपने से गुजरने देती है। इससे क्या होता है दोस्तों? यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में अगर ज्यादा हो जाएगी तो गर्मी बढ़ जाएगी, ग्रीन हाउस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? यह गर्मी को यानी ताप को सोखने का काम करती है, सोखता का काम करती है, यानी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होने से पृथ्वी गर्म हो सकती है, ग्लेशियर पिघल सकते हैं और समुद्र का पानी बढ़ सकता है, जिससे दोस्तों जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, उनको विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है, ग्लेशियर पिघल सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, बहुत सारी चीजें जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या किया था? क्योटो प्रोटोकॉल, यानी जो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 के द्वारा, इसमें कमी लाने के लिए, यानी कार्बन डाई गैस में कमी लाने के लिए सहमति बनी विभिन्न देशों के बीच में। जानिए ये एग्जाम में आ सकता है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। अगला दोस्तों ओजोन गैस है, और ये ओजोन गैस जो होती है वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में होती है, और यह गैस छन्नी की भांति व्यवहार करती है, फिल्टर की भांति व्यवहार करती है, सूर्य की पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो सन से हमें मिलता है उसको क्या करता है दोस्तों? यह अवशोषित कर लेता है। यह गैस यानी ओजोन गैस अवशोषित कर लेती है। यह गैस समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है दोस्तों। यह समताप मंडल जहां पे है वहां पर उसके निचले भाग में, यह समताप मंडल यहां पे आप देख रहे हैं, इस समताप मंडल में यह निचले से ओजोन गैस जो है यहां पे पाई जाती है, यानी निचले ओजोन गैस यहां पे आपके O3 गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। 15 से 35 किमी की ऊंचाई तक इसकी सघनता होती है, यानी 15 से 35 किमी की ऊंचाई तक यह सघन मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद यह विरल हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखें यहां पे कि ओजोन गैस को कौन नुकसान पहुंचा रहा है, यानी किससे नुकसान हो रहा है। तो ओजोन गैस को फ्रिज, जेट यान जो होते हैं या एयर कंडीशनर्स के जो होते हैं उनमें CFC दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें गैस फ्रियोन भरी रहती है जो ओजोन गैस के क्षरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब ओजोन गैस के लिए दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया जो 1987 में। यहां पे आप थोड़ा सा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्योटो प्रोटोकॉल और ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। तो यह इसके क्षरण को बचाने के लिए दोस्तों विभिन्न देशों के बीच में सहमति बनी। बाद में हम आपको विस्तृत इसके बारे में अपने वीडियोस में बताएंगे, क्योटो प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में और ज्यादा, ठीक है। अब यहां पे आते हैं हम जलवाष्प पे। अब ये जलवाष्प जो है ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस जो है प्रभाव उत्पन्न करती है दोस्तों। और जलवाष्प आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होने से जो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्स, जैसे वर्षा होना आदि जो है या कोहरा वगैरह है, ये जलवाष्प इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे धूल कण देखते हैं हम, क्योंकि वायुमंडल में डस्ट भी होती है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स आपको पता है कि वायुमंडल में सस्पेंडेड होती हैं, वो घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, उसमें कालिक होती है, कार्बन के कण होते हैं, इस तरह से।
अब यहां पे धूल कण क्या होते हैं, ये आर्द्रता ग्राही होते हैं, यानी जो आर्द्रता होती है, नमी होती है, उसको ये ग्रहण कर लेते हैं धूल कण। अब धूल कण जब आर्द्रता ग्राही हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो जलवाष्प को संघनित करने का काम भी करता है धूल कण, ठीक है। और इन्हीं धूल कण के कारण दोस्तों सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई देता है, वह इन्हीं धूल कणों के प्रकीर्णन से, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा हमें सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अब यहां पे दोस्तों अब हम देखते हैं वायुमंडल की संरचना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा वायुमंडल की संरचना में। तो दोस्तों वैसे तो वायुमंडल का जो विस्तार होता है वो 10,000 किमी तक हमको मिलता है, लेकिन परंतु वायुमंडल का जो 99% जो पार्ट है, भाग है, वो हमको 3200 किमी की ऊंचाई तक ही मिल पाता है। यानी वायुमंडल का 99% भाग है वह 3200 किमी की ऊंचाई तक हमको मिल जाता है। अब यहां पे हम वायुमंडल को 5 भागों में या 5 परतों में बांट सकते हैं दोस्तों। ये 5 परतें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो परत है वो है शोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। दूसरी परत आती है, देखिए, वो है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फियर भी कहा जाता है। तीसरी परत जो है मध्य मंडल आती है, जिसको मेसोस्फियर भी कहा जाता है। चौथी लेयर जो आती है वो है आयन मंडल, जिसको आयनोस्फियर कहा जाता है। और पांचवा यानी सबसे आखिरी है जिसको बहिर्मंडल कहा जाता है, उसको एक्सोस्फियर भी हम कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे हम देखते हैं शोभ मंडल। शोभ मंडल जो होता है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर यानी विषुवत क्षेत्रों पे यह 18 किमी तक पाया जाता है। यानी ध्रुवों पर 8 किमी और जो विषुवत तक ये क्या है 18 किमी तक का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र बनता है यहाँ पे, ये शोभ मंडल का क्षेत्र बनता है। तो शोभ मंडल में देखिए इसकी खासियत होती है शोभ मंडल की 165 मीटर की ऊंचाई में 1 डिग्री जो टेम्परेचर है वह कम हो जाता है। ठीक है, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री तक गिरता है, घटता है। तो इसे सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए, सामान्य ताप पतन दर इसको कहते हैं। और यहां पे हमको जानेंगे जो मौसम संबंधी जो गतिविधियां होती हैं वो सभी शोभ मंडल में मिलती हैं, जैसे वर्षा का होना या बिजली का चमकना। तो इस प्रकार की जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो हमको शोभ मंडल पे मिलती हैं। अगला आता है दोस्तों समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है प्रारंभ में। उसके बाद क्या होता है कि 20 किमी के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है। समताप मंडल की बात कर रहे हैं, 20 किमी के बाद तापमान में अचानक वृद्धि हो जाती है। तो इसी परत में दोस्तों आपको जानिए कि ओजोन गैस भी इसी परत में पाई जाती है। और सबसे अच्छी बात जो है आपको जानना बहुत जरूरी है, यहाँ पे कोई भी वायुयान चालक होता है वो वायुयान जो है समताप मंडल में उड़ाना पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पे उसे किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल नहीं मिलता है, ना ही यहाँ पे मौसम संबंधी कोई घटना होती है। तो यहाँ पे वायुयान को चलाना चालक सेफ समझता है। अगला दोस्तों यहाँ पे देखिए मध्य मंडल, देखिए मेसोस्फीयर। इस मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किमी तक होती है, यानी 50 से 80 किमी तक मध्य मंडल का क्षेत्र है। और मध्य मंडल में क्या होता है दोस्तों, यहां पर तापमान गिरकर -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी यहां पे आपको ध्यान रखना है कितना जाता है, यहां पे -100 डिग्री सेल्सियस तक यहां पे तापमान जा सकता है। अगला देखिए आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर हम यहां पे कहते हैं, आयनोस्फीयर कहते हैं। तो इसकी ऊंचाई दोस्तों 80 से 640 किमी तक आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर की ऊंचाई होती है। यहां पे इसमें वैद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। तो ये वैद्युत आवेशित जो कण होते हैं ये
रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का काम करते हैं। ठीक है, यानी यहां पर ऊंचाई के साथ साथ दोस्तों तापमान बढ़ता है, यानी तापमान में ऊंचाई के साथ साथ क्या होती है, यहां पे तापमान में बढ़ोतरी होती है। अब यहां पे हम आपको बताते हैं कि आयन मंडल भी कई परतों से मिलकर के बना होता है, यानी आयन मंडल में कई परतें होती, जैसे डी लेयर है। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आयन मंडल भी पार्ट्स में डिवाइड है। थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए कि जो डी लेयर है, निम्न आवर्ती की रेडियो तरंगें परावर्तित होती है, इसमें निम्न आवर्ती की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। ई लेयर में, इसमें मध्यम और उच्च आवर्ती की रेडियो तरंगें जो होती हैं वो परावर्तित होती हैं। और जो ई लेयर है दोस्तों, ये जो ई लेयर है, ये ध्रुवीय प्रकाश की जो घटना होती है उसके लिए ई लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। एफ लेयर देखिए, अब उसके बाद एफ लेयर आती है, तो इसमें भी मध्यम व उच्च आवर्ती की जो रेडियो तरंगें होती हैं वो परावर्तित होती हैं। और जो आखिरी की जी लेयर होती है दोस्तों आयन मंडल में, उसमें सभी प्रकार की आवर्ती की तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने यहां पे देखा दोस्तों कि जो आयन मंडल है, आयनोस्फीयर है, वो डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर में बटा है। अब हम बात करते हैं बहिर्मंडल की, जिसको एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है दोस्तों। तो एक्सोस्फीयर देखिए, इसकी ऊंचाई 600 से 1000 तक, यानी 600 से ऊपर जितना भी भाग है, 600 से ऊपर का जितना भी भाग है यहां पे, वह सब किसका भाग है, वह बहिर्मंडल का भाग है। 1000 के बाद वायुमंडल में विरलता आने लगती है और 10,000 की ऊंचाई तक पहुंचने पर जो वायुमंडल है वो अंतरिक्ष के साथ मिल जाता है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बतलाइए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। दोस्तों मेरे वीडियोस को स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए, जो विद्यार्थी हैं उनको शेयर कीजिए, और जो हायर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षार्थी हैं हायर एग्जामिनेशन के, उनको शेयर कीजिए। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। दोस्तों धन्यवाद।